हेलो बच्चों, सुनाते हैं आज आपको एक ऐसी कहानी जिसमें डिबिया बोलती है। अब ये डिबिया क्या बोलती है और कैसे बोलती है, ये सुनिए इस कहानी को पूरा सुनकर। इस कहानी को सुनकर आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। बोलती डिबिया। हमारी कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। भरतपुर का एक राजा था। उसकी अनेक रानियां और राजकुमार थे। छोटी रानी सबसे सुंदर थी। उसके बेटे का नाम रौनक सिंह था। वह बड़ा आलसी और जिद्दी था। बड़ी रानी के भी एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वह बड़ा ही समझदार और मेहनती था। राजा उसे सबसे अधिक प्रेम करता था। छोटी रानी इस बात पर जलती थी। वह अपने बेटे को राजा की नजरों में ऊंचा चढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन सफल नहीं हो पाती थी। वह राजा के बाद अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहती थी, लेकिन राजा की नजर में विक्रम सिंह सबसे अच्छा राजकुमार था। वह विक्रम सिंह को राजा बनाना चाहते थे। छोटी रानी ने एक दिन चाल चली। उसने एक लालची मंत्री को ढेर सारा धन दे दिया। उसे अपनी तरफ मिला लिया। मंत्री को कहा कि राजा को सलाह दे, ऐसी सलाह दे जिससे सभी राजकुमारों को दूर भेज दे। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि अनुभव लेने के लिए सभी राजकुमारों को दूर दूर भेज दे। इससे उनकी बुद्धि की परीक्षा हो जाएगी। राजा को यह बात माननी पड़ी। रौनक सिंह को छोटा होने के कारण उसे नहीं जाने दिया गया। विक्रम सिंह और बाकी सारे राजकुमारों को उदास मन से राजा ने विदा किया। सभी अपने अपने साथियों, घोड़ों और सामान के साथ दूर निकल पड़े। विक्रम सिंह अपने गुरु जटाधारी से मिलना न भूले। वह उन्हें तीरंदाजी सिखाते थे। गुरु से मिलकर उसने पूरी बात बताई। गुरु ने विक्रम सिंह को एक डिबिया दी और कहा, जब भी कठिनाई आए तुम इसे अपने कान पर रखकर 2 बार हिलाना। इसमें मेरी आवाज आएगी। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ चल दिया। काफी दूर जाने के बाद रास्ते में एक बीहड़ जंगल पड़ा। शाम हो चली थी। जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आ रही थी। विक्रम सिंह और उसके साथी ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। रास्ता सूझे इसलिए मशालें जला दी गई थी। थोड़ी दूर पर उन्हें बड़ा सा पेड़ मिला। सभी थककर चूर हो गए। आराम करने के लिए वहीं रुक गए। घोड़े बांधकर सभी सो गए। विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। बहुत दूर से डरावनी आवाजें भी आ रही थी। उसने डिबिया को निकालकर 2 बार हिलाया। डिबिया में से गुरु की आवाज आई। उन्होंने कहा, विक्रम सिंह, तुम पर बहुत भारी विपत्ति आने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ बुरी आत्माएं आएंगी। वे संख्या में बहुत ज्यादा होंगी। जितनी जल्दी हो तुम पूर्व दिशा की ओर भागो। वहाँ तालाब के पास आश्रम में एक बुढ़िया मिलेगी। वह एक महान आत्मा है। विक्रम सिंह ने सभी को तुरंत जगाया। अपने अपने घोड़े खोले और सभी वहाँ से निकल गए। आश्रम पहुँचने पर बुढ़िया ने उनका स्वागत किया। खाने के लिए ढेर सारे फल दिए और बोली, मेरे बच्चों, यहाँ आराम से सो जाओ। बुरी आत्माएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुबह तड़के ही बुढ़िया ने सभी को प्यार से गले लगाकर विदा किया। निश्चित स्थान पर पहुँचे तो सभी को बहुत निराशा हुई। थोड़ी सी जगह को छोड़कर वहाँ सब और रेत ही रेत थी। आसपास काले काले भयंकर सूखे पहाड़ थे। वहाँ रहने वाले लोग हड्डियों के ढांचों के जैसे थे। कच्चा मकान तक किसी के पास नहीं था।
सभी आलसी लगते थे, शरीर पर ढेरों मेल जमा हो गए थे। युवराज विक्रम सिंह ने कभी ऐसा सोचा न था। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे डिबिया का ध्यान आया। उसने उसे 2 बार हिलाया। डिबिया को 2 बार हिलाने से आवाज आई, राजकुमार, इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। ये लोग जंगली और गरीब हैं। तुम अपनी बुद्धि और मेहनत से इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। यहाँ के लोगों का जीवन सुधार सकते हो। ये जो काले पहाड़ नजर आ रहे हैं, असल में यह सोना है। इन्हें ध्यान से देखो। ये स्लेट की चट्टानें हैं। इन्हें काट कर व्यापार किया जा सकता है। कुएं खोद कर पानी का प्रबंध करो। तुम्हें इन लोगों को सभ्य बनाना है। उठो और अपने साथियों में भी साहस की भावना भरो। अपना समय मत गवाओ। विक्रम सिंह ने अपने गुरु की बात को ध्यान से सुना और उस पर गौर करने का इरादा कर लिया। युवराज और उसके साथियों ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उनके अच्छे व्यवहार से वहाँ के लोग भी उनके साथ मिल गए। ढेर सारे कुएं खोद दिए गए। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा तालाब खोद दिया गया। गारा मिट्टी से ईंटें बनाई गई। पेड़ों की लकड़ियाँ चीरकर गाड़ियाँ बनाई गई। उन पर काला पत्थर ढोकर व्यापार किया जाने लगा। रेतीली जमीन को भी सींच कर उपजाऊ बना दिया गया। कुछ ही महीनों में वहाँ के जीवन में बदलाव आने लगा। वहाँ के लोग युवराज और उनके साथियों को देवता मानने लगे। अब उस स्थान की सुरक्षा के लिए काले पत्थरों से एक भव्य किला बनाने की योजना बनी। किले के लिए बहुत गहरी नींव खोदनी थी। एक स्थान पर लोगों ने नींव खोदनी शुरू की तो वहां पर तेज और डरावनी आवाजें आई। धरती कांप गई। सभी डर गए। असल में वह आवाज दांतों और सैकड़ों हाथ पांवों वाले दानव और दानवी की थी। वे हजारों सालों से बहुत बड़ी गुफा में सोए पड़े थे। गहरी नींव खोदने के कारण उस दानव और दानवी की नींद भंग हो गई। उन्होंने अपने बड़े बड़े थैलों में लोगों का सुख चैन चुराकर बंद किया हुआ था। दानव और दानवी की आवाज सुनकर लोग डर गए। उन्होंने भागकर युवराज को बुलाया। युवराज ने समझा बुझाकर फिर से खुदाई शुरू कर दी। इस पर दानव और दानवी को बहुत गुस्सा आया। क्रोध से वो झूंझने लगे। दानव ने क्रोधित होकर अपनी लंबी जीभ लपलपाई और आग का एक बहुत बड़ा गोला उगल दिया जो आकाश में लीन हो गया। सभी बहुत डर गए। युवराज ने साहस दिलाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं माना। सब वहां से भाग गए। युवराज ने अगले दिन अपने साथियों के साथ खुद खुदाई करने का निश्चय किया और घोषणा की। दानव ने दानवी से कहा, हमारी दाल तो यहाँ नहीं गलने वाली। युवराज तो बहुत बुद्धिमान, निडर और मेहनती है। अब हमें किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। रात को ही भाग चलते हैं। लेकिन दानवी बहुत जिद्दी थी। वह लोगों को बिना सजा दिए नहीं भागना चाहती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर रात को अपने थैलों में से सुख चैन निकाला और कुओं और तालाबों का सारा पानी भरकर बड़ी बड़ी पीठों पर लाद कर चले गए। दानवी ने अपनी फूंक से बादलों को भी उड़ा दिया। सुबह लोग उठे तो एक बूंद भी पानी नहीं था। हाहाकार मच गया। सभी युवराज के पास आए और इस मुसीबत के लिए उसे दोषी मानने लगे। सभी उसे कोसने लगे। युवराज पहले तो बहुत परेशान था। फिर उसे डिबिया की याद आई। उसने डिबिया को हिलाया।
उसमें से गुरुजी की आवाज आई। गुरुजी ने कहा, युवराज, यह करतूत भयंकर दानव और दानवी की है। वे अपने थैलों में सारा पानी चुराकर जंगल की ओर भाग गए हैं। जाओ और होशियारी के साथ उनके थैलों में छेद कर दो। युवराज तुरंत ही धनुष लेकर घोड़े पर दौड़ गए। कुछ ही देर बाद उसे दानव और दानवी जाते हुए नजर आए। उसने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर निशाने साधे, उनकी पीठ पर लदे थैलों में छेद कर दिए। पानी बहुत तेजी से बह निकला। वहां जमीन में एक बहुत बड़ी झील खुद गई। दानव दानवी उसी में डूब गए। बाकी लोग भी तब तक वहां पहुंच गए थे। सभी ने युवराज से माफी मांगी और उसके हिम्मत की सराहना की। कुछ ही दिनों में नहरें खोद खोद कर झील से पानी को नगर तक पहुंचाया गया। उड़े हुए बादल भी कुछ महीनों बाद वापस लौट कर आ गए। फिर से जिंदगी खुशहाली की ओर बढ़ चली। युवराज को वहां का राजा बनाया गया। वहीं की एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। सप्ताह भर लोग मेहनत करते, छुट्टी के दिन परिवार सहित झील के किनारे सैर सपाटा करते और आराम के लिए आते। दानव और दानवी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। राजकुमार विक्रम सिंह ने अपनी मेहनत से रेतीले धोरे को एक सुंदर राज्य में बदल दिया। वहां पर अपना एक बड़ा सा किला भी बना दिया। लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता की और माता की याद आती थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गए। राजकुमार विक्रम सिंह को देखकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए। भरतपुर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन छोटी रानी घबरा गई। छोटी रानी को लगा कि अब मेरा राजकुमार रौनक सिंह राजा नहीं बन पाएगा। लेकिन विक्रम सिंह ने छोटी रानी यानी अपनी छोटी माँ से कहा कि माता, मुझे इस राज्य का कोई लोभ नहीं है। मेरे खुद के पास बहुत बड़ा